दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप लोग मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए होगा। और ज़्यादातर प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रश्नों को हम वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। दोस्तों लेंस की जो क्षमता होता है उससे हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता का आप लोग जानते हैं कि जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अब देखिए लेंस की क्षमता से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अब देखिए यह कहना क्या चाहता है, तो यह कहना चाह रहा है कि लेंस का जो क्षमता होता है वो कोई लेंस द्वारा अभिसरण, यानी कि मान लीजिए कि कोई लेंस है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो वह एक जगह पर क्या हो जा रहा है, अभिसरण हो जा रहा है, एक जगह पे आ जाता है। तो यह कितनी मात्रा में करता है इसी को इसका क्षमता कहा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक अवतल लेंस का उदाहरण लेते हैं, इस पर क्या अगर इस पर प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो यह चारों तरफ क्या होगा, फैल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि उत्तल लेंस को उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस इसका उत्तर होता है। तो यहाँ पे बताना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में होता क्या है, इसको आप लोग समझिए। तो उत्तल लेंस में होता यह है कि जब उस पर कोई किरण समांतर आती है तो वह क्या होता है, एक बिंदु पर फोकस हो जाता है। क्या होता है, एक बिंदु पर फोकस हो जाता है और यानी कि अभिसारित हो जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस के इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी कि उत्तल लेंस पर जब हम लोग प्रकाश डालते हैं तो वह एक बिंदु पर फोकस हो जाता है। आप लोग एग्जाम्पल भी आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकल भी करके, कि आप लोग एक देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक ग्लास आता है उत्तल लेंस का। इसको जब हम लोग धूप में ले जाते थे तो क्या होता है कि एक बिंदु पर सभी किरण फोकस हो जाता था और अगर कागज़ पर पड़ता था तो कागज़ जलना प्रारंभ हो जाता था। तो इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए कि इसका जो गुण होता है, अभिसारित करने का जो गुण होता है, इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। दोस्तों देखिए जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यही क्वेश्चन सबसे पहले रहता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में अपना भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अपना भाषा में लिखिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। किताबी भाषा में लिखिएगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा एग्जामिनर को, कि जो कॉपी जांचेगा उसको लगेगा कि यह किताब से पूरी छाप दिया है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स थोड़ा सा कटने के चांस हो जाता है। लेकिन अगर अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिए कहता है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए जब कोई प्रकाश कोई पॉलिश की हुई सतह से टकराता है और वो अपने दिशा को बदल देता है, इसी को क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि कोई सतह पर जब प्रकाश पड़ता है और टकराकर
फिर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है, यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तृत होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह में प्रकाश की एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब कोई चिकनी सतह पर कोई प्रकाश आकर टकराती है और टकराने के फलस्वरूप पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों होता है जो बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर अगर एक अभिलंब खींचेंगे तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। यानी कि आपतन कोण को कोण आई और परावर्तन कोण को आर कहा जाता है। तो जो आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। और पहला नियम में कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 उपयोग इसमें लिखा हुआ है, चारों को आप लोग याद रख लीजिए। पहला क्या है कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद शेविंग दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दंत चिकित्सक जो होता है और रोगी विशेष परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग चारों लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रेक्टिकल एंगल किसे कहते हैं, यानी कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना कोण जो आर होता है वो सघन माध्यम में बने आपतित कोण आई से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक सम कोण हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना कोण आप जो होता है आपतित कोण उसको क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब देखिए इसको आपको डायग्राम से समझाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ऊपर सघन विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। तो कहता है कि इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वह अभिलंब के परे झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब के परे झुक जाता है। इस तरह से जब इस तरह से पड़ेगा तो और झुकेगा। तो यह झुकते झुकते जब यह 90 डिग्री पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जब कोण 90 डिग्री बना देगा तो यह जो कोण यहाँ पे होगा, जो आपतन कोण होगा, इसी को क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए आप लोग फिर से समझिए कि मान लीजिए कि ऊपर हवा है, नीचे कांच है। अब यहाँ पर से कोई किरण है वो इस तरह से गुजरा, ठीक। अब ये देखिए इसका क्या है, तो ये इसका अभिलंब है। तो क्या होगा, इसको जाना था इस तरफ से लेकिन यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर इस तरह से आया और यह अभिलंब के 90 डिग्री कोण पर, मतलब कि सटते सटते यह अभिलंब के जो अभिलंब से ही गुजर गया, यानी कि यह कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो यह जो कोण बनेगा, कोण आई होगा, वह क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसको आप लोग समझिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसको लिखेंगे कि जब समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। उसके बाद धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि +1 समतल में आवर्धन के मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के आकार के बराबर है, और जो धनात्मक चिन्ह है वो बता रहा है कि प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। क्या है, जो ग्रह है वो तारों के अपेक्षा काफ़ी समीप है, यानी कि बहुत नज़दीक में है, तारे बहुत दूर में हैं। कहता है कि अतः इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व में अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही आती है। वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश की किरण वायुमंडल से विभिन्न घनत्वों परतों से गुजरती हुई किरण के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में परिवर्तित होती है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
देखिए जो तारा होता है वो टिमटिमाता क्यों है? तो जो देखिए वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में जो विभिन्न हवा का परत है वो कुछ हवा गर्म भी होता है, कुछ ठंडा भी होता है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ठंडा होता चला जाता है। तो क्या होता है कि तारे के पास जब अपना प्रकाश होता है लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो तारों का जो प्रकाश है वो जब वायुमंडल में आता है तो उसका जो पथ होता है वो विचलित होता है। इस कारण से जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है और वे क्या होते हैं कि नज़दीक होते हैं, यानी कि जो ग्रह है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए उसका जो वो टिमटिमाता नहीं क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है और उसका प्रकाश वायुमंडल में अति विचलित नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण को बिना छूकर पहचानना है, पहचान हम लोग कैसे करेंगे यही आपको बताना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था। अब देखिए क्या करेंगे, तो उसको हम लोग बिना छुए तो हम लोग उसको एक कोई लिखा हुआ चीज़ रहेगा उस पर रखेंगे। अगर जो वस्तु का जो लिखावट है वो बड़ा दिखेगा तो उत्तल दर्पण रहेगा, अगर छोटा दिखेगा तो अवतल दर्पण रहेगा और अगर बराबर दिखेगा तो समतल दर्पण रहेगा। देखिए ये हो गया लेंस के लिए, यानी कि अगर बड़ा दिखेगा तो हो जाएगा लेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, बिना छुए अगर बताना है अगर रहेगा तो इसका जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ रहता है अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में देखिए क्या होता है कि अवतल दर्पण में धंसा हुआ रहता है और समतल दर्पण में बराबर रहता है। तो इस तरह से आप लोग देख करके बता सकते हैं कि कौन उत्तल है कौन अवतल है। बाकी आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसका भी दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है कि प्रकाश के कोई खास रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो इसको आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में हमेशा आता है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इसके द्वारा प्रकाश के सभी दिशा में प्रसारित हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कराता है। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है, यानी कि सूक्ष्म अत्यंत जो ना धूल कण होता है उससे प्रकाश अगर पड़ता है तो वह चारों तरफ फैल जाता है, इसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। और वायुमंडल में जब प्रकीर्णन होता है तो इस कारण से नीला दिखलाई पड़ता है। तो ये भी आप लोग ठीक तरीके से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। देखिए कहता है कि बीच में मोटा किनारे में पतला होता है, बीच में पतला किनारों में मोटा होता है। फिर उत्तल लेंस में बड़े अच्छा दिखाई पड़ते हैं, अवतल में छोटा दिखाई देगा। प्रकाश किरण एक बिंदु पर केंद्रित रहता है, इसमें चारों तरफ फैल जाता है। बहुत आसान है, अंतर तो आप लोग देख लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा चैनल पर अपलोड हो गया है तो वहाँ से जा कर के देख लीजिए।